आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का टॉपिक लेसन 12 महासागरीय जल ओशियनिक वाटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं जो पार्ट से लिए गए हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। पहला है आपका, पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और जल की उपलब्धता के कारण हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से यह नीला दिखाई देता है। जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में अर्थात गैस, तरल और ठोस में जल का परिसंचरण करता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का लगभग 71% भाग महासागर में पाया जाता है। जल कहाँ पे मिलता है? महासागर में पाया जाता है। बाकी शेष ताजे जल के रूप में हिमानी, हिमटोपी, भूमिगत जल आदि में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आता है, इसके अलावा धरातल का 59% जल महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। कितना परसेंट? 59% जल कहाँ चला जाता है आपका? महासागर में और वायुमंडल में चला जाता है। और शेष भाग धरातल पर बहता रहता है, रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। कुछ भाग किसका रूप लेता है? हिम नदी, मतलब बर्फ के रूप में बहने लगता है पूरा। भूगोलवेताओं ने महासागर को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से ये 5 भाग है महासागर को के? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर जिसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं, और उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर इस नाम से जानते हैं। यानी कितना महासागर हो गया? 5 हो गया। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, उसके बाद अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर। अनेक समुद्रों, खाड़ियों, गल्फ और अन्य निवेशिकाएं इन्हीं महासागरों के भाग हैं। भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले महासागरों के जल के नीचे की भूमि महासागरीय अधस्थल कहलाती है। महासागरीय अधस्थल पर पाए जाने वाले लक्षण विवर्तनिकी, ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीप के ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गंभीर आदि। इसके अतिरिक्त कटके, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निगमन द्वीप जैसे उच्चावच संबंधी लक्षण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो महासागरीय अधस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है महासागरों के लक्षण, जैसे गर्त। गर्त में आप लोग जानते हैं पृथ्वी का सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त है, आप नाम सुने होंगे मेरियाना गर्त का। और सबसे ऊंचा अगर बोला जाए तो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंचा में माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचे में मेरियाना गर्त। अब आता है महासागरीय मैदान भी विवर्तनिकी गतिविधि, ज्वालामुखी क्रियाओं तथा निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं? ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं या फिर निक्षेपण की क्रिया से बनते हैं। अगला है आपका महाद्वीपीय मगन तट। मगन तट महाद्वीप के वे भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं। मगन तट महाद्वीप के वे भाग हैं जो समुद्र में डूबे हुए हैं, महाद्वीपीय मगन तट कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर और ढाल सामान्य होती है। तो अगर पूछा जाए महाद्वीपीय मगन तट की अधिकतम गहराई कितनी होती है, तो 200 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय मगन तट की अधिकतम गहराई 200 मीटर होती है। इसकी चौड़ाई इसके ढाल पर निर्भर करती है, परिणाम स्वरूप इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक। सामान्यतः इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर होती है। औसत चौड़ाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर। महाद्वीपीय शेल्फ तीव्र ढाल पर समाप्त होती है, जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ समाप्त होती है? तीव्र ढाल पर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेल्फ अवकाश कहते हैं। अगला है महासागरीय बेसिनों तथा महाद्वीपीय निम्न तट के मध्य स्थित भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। महासागरीय बेसिनों तथा महाद्वीपीय निम्न तट के मध्य स्थित भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। इसकी ढाल प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होती है तथा इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। महाद्वीपीय ढाल समाप्त होते ही ढाल क्या होता है? मंद हो जाता है। ढाल जो है मंद पड़ जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाता है, जिसे नीतल मैदान भी कहते हैं। मतलब ढाल समाप्त हो गया, पूरा जमीन अगर प्लेन है तो उसको क्या बोलेंगे? नीतल मैदान।
यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से भी कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। ये लगभग सभी महासागरों बहुत से समुद्रों में उपस्थित है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका व गाद से ढके रहते हैं। अगला आपका नीतल पहाड़ियाँ, सी माउंट। महासागरीय नीतल पर हजारों की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती है जो समुद्र के जल में डूबी है। ये किस में डूबी है? समुद्र के जल में डूबी हुई है, जिनका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हुआ है। उन्हें समुद्री पर्वत अथवा नीतल पहाड़ी भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समुद्री पर्वत अथवा नीतल पहाड़ी। जबकि सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गायोट कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले पर्वत को क्या बोलते हैं? गायोट। ये सब बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एक आया ना, ऐसी पहाड़ियाँ जो समुद्र के जल में डूबी हुई है, और तो सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गाइऑट कहते हैं। और ये मैंने ऊपर में कहा कि ऐसी पहाड़ियाँ जो समुद्र के जल में डूबी हुई है, जिनका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हुआ है, उन्हें समुद्री पर्वत अथवा नीतल पहाड़ी कहते हैं। उन्हें समुद्री पर्वत अथवा क्या कहते हैं? नीतल पहाड़ी। इन सभी आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे अधिक नीतल पहाड़ी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। कौन सा? प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। महासागरीय नीतल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी और सकरी अथवा गहरी गॉर्जों को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। महासागरीय नीतल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी तथा सकरी अथवा गहरी गॉर्ज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये महाद्वीप मगन ढाल तथा गंभीर सागरीय मैदानों पर अधिक पाए जाते हैं। सीयर्ड था बेयर्ड के अनुसार विश्व में कितने कैनियन है? 102 कैनियन है। विश्व में कितने कैनियन है? 102। और सबसे अधिक कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में बेरिंग, पिरविलाप तथा जेमचुग पाए जाते हैं। कौन कौन सा पाए जाता है? बेरिंग, पिरविलाप और जेमचुग। कहाँ पे पाया जाता है? तो बेरिंग सागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बेरिंग सागर में। विश्व की सबसे प्रसिद्ध हडसन कैनियन है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध क्या है? हडसन कैनियन है। सबसे प्रसिद्ध क्या है? हडसन कैनियन, जो हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर के आपका अटलांटिक महासागर तक चला जाता है। ठीक है। सूर्य ताप पृथ्वी के प्रमुख ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य ताप क्या है? पृथ्वी के प्रमुख ऊर्जा के स्रोत है। पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को उष्मा सूर्य ताप से ही प्राप्त होता है। जल को उष्मा कहाँ से मिलता है? सूर्य के ताप से प्राप्त होता है। समुद्र का जल सूर्य ताप से उष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। समुद्री जल का तापमान समय तथा स्थान के अनुसार बदलता है। समुद्री जल का तापमान क्या होता है? समय और स्थान के अनुसार बदल जाता है। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। स्थल और जल का समान वितरण, अक्षांश, सनातन पवन, महासागरीय धारा, ये सब है। महासागरीय जल के तापमान को कौन प्रभावित करता है? तो पहला स्थल और जल का समान वितरण, अक्षांश, सनातन पवन, महासागरीय धारा। महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच की सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ताप प्रवणता कहा जाता है। जहाँ पर क्या बोले? महासागर का सतही जल और गहरी परत के बीच का सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में गिरावट आती है, उसे प्रवणता कहा जाता है। ऐसे कुछ समझो। समुद्र का तापमान क्या होगा? समुद्र में पानी का छोटा सा तो लेयर नहीं होगा। लगभग अगर हम बोले 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर गहरा पानी रहता है, तो ऊपर का पानी क्या होगा? गर्म, नीचे का पानी ठंडा। तो जहाँ पे गर्म और ठंडा का जो लेयर कट रहा है, उस जगह को प्रवणता कहा जाता है। ठीक है। यह सतह से लगभग 100 से 400 मीटर के, बाप रे, हम 10-15 बोल रहे थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 100 से 400 मीटर के नीचे प्रारंभ होता है और कई सौ मीटर तक नीचे जाता है। ठीक है। मतलब आदमी पे आदमी खड़ा हो जाओगे तो यो दिखोगे नहीं, इतना ज़्यादा होता है। और सही बात है, गंगा नदी का पास वाला क्षेत्र में जहाँ हम लोग नहाने के लिए जाते हैं, वहीं तो आदमी डुबांग रहता है। तो वहीं तो 1 से 2 मीटर हो गया वहीं पे, तो फिर आगे का क्या कहा? तारू भी तो नदी है आपका, समुद्र की तो मैं बात भी नहीं कर रहा था। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरी महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य और निम्न अक्षांश में महासागर के तापमान की संरचना को सतह की तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली में समझा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल के कुल आयतन का लगभग कितना परसेंट? 90% गहरी महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। और यहाँ पर कितनी परत है देख लीजिए। महासागर के तापमान की संरचना के सतह की तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली को समझ सकते हैं हम लोग।
कौन कौन सा है? पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है। पहली परत क्या है? गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत है, जो लगभग 500 मीटर की मोटाई में होती है और इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। गर्म महासागर का कितना? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में इतना तापमान होता है, बाकी नहीं होता है। दूसरी परत को ताप परवंता परत कहते हैं। दूसरी परत को क्या बोलते हैं? ताप परवंता परत। यह पहली परत के नीचे होती है। इसमें गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यहाँ ताप परवंता की मोटाई 500 से 1000 मीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? 500 से 1000 मीटर। पहला वाला में कितना था आपका? तो 500 मीटर। दूसरा में हो गया 500 से 1000 मीटर। इसको बोलते हैं परवंता परत। तीसरा परत अत्यधिक ठंडा होता है। तीसरा परत क्या होता है? अत्यधिक ठंडा होता है और यह गंभीर महासागरीय तलों तक विस्तृत होता है। इसका सतही जल का तापमान क्या हुआ? जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट होता है, इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होता है। अगला आपका महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान कितना है? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। यह विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर लगातार कम होते जाता है। विषुवत वृत्त से किधर कम हो जाता है? ध्रुव की ओर। महासागरीय जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर समानतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। कितना डिग्री? 0.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखो कारण क्या है? ध्रुव साइड ठंडा बेसी रहता है। आप लोग एक पूरा पढ़े थे इसमें कि भाई यहाँ पर कर्क रेखा जाती है, मकर रेखा, या फिर इस तरह का आपने कुछ शेप पढ़ा था। तो इसको क्या बोले थे? शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता था। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। वहाँ पे क्या होता था? ठंड बेसी लगता है, बिल्कुल इस जगह वाला एरिया में। ये वाला आपका क्या हो गया? शीत कटिबंध। ये सॉरी, ये वाला आपका शीत कटिबंध, ये वाला शीत कटिबंध, और ये वाला जगह ठीक ठाक रहता है जहाँ पे लोग रहते हैं, इतना सा जगह पे। और इस जगह पे कोई नहीं रहता, ये काला वाला भाग, ब्लू वाला भाग पे, और यहाँ पे भी कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर क्या है? अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 6 का जियोग्राफी में सारा हम लोग पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं। महासागरों के सतही जल सूर्य ताप को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर गर्म होते हैं और महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया द्वारा जल गर्म होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। अब आता है लवणता। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लवणता। देखिए, इसकी गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में किया जाता है कि 1000 ग्राम में कितना ग्राम क्या है? नमक है। नॉर्मली शायद 1000 ग्राम में 300 ग्राम नमक होता है पानी में, तो इसे प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में भी व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, नमक का बनाने के लिए क्या किया जाता है? समुद्र का पानी को एक बाहर साइड को गड्ढा बना दिया समुद्र के साइड में, ठीक है। उस गड्ढा में पानी है, दोपहर तक वो पानी क्या होगा? बाकी क्या बच गया? निकाल लेना। अब उसके बाद निकालने के बाद उसको क्या करते हैं? प्रोसेस किया जाता है। ऐसे भी नहीं है कि वही वाला नमक आपको खाने के लिए दे दिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है, तब जाकर के वो तैयार होता है। और जो लोग नमक तैयार करते हैं उनका हाथ और पैर पूरा खराब हो जाता है, वो लोग का चमड़ी एकदम निकाल। अब बोलेंगे सर हो सकता है कोई सामान पहन के भी तो कर सकते थे प्लास्टिक। नहीं भैया, आधा घंटा के अंदर प्लास्टिक खत्म हो जाएगा जिससे तुम कर रहे हो। और हमेशा कितना पहन के रखेगा, ये भी एक बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि जो लोग नमक का काम करते हैं ना, जब वे लोग मर जाते हैं, उनको जलाया जाता है, तो उनके हाथ और पैर जलते भी नहीं है। इतना बुरा कंडीशन होता है। हाथ नहीं, हाथ पूरे लोग का जलेगा भी नहीं। नमक पूरा का पूरा लग गया है ना, तो इसके कारण नहीं आग पकड़ेगा, यह बहुत मुश्किल से जलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या? वाष्पीकरण और वर्षा की मात्रा। अगर बारिश पूरा हो गया तो भाई प्रभावित हो सकता है। नदियों द्वारा लाई गई ताजे जल की मात्रा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया, पवन, महासागरीय धारा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको ये चारों कारक लिखना पड़ेगा। वाष्पीकरण, वर्षा की मात्रा, नदियों द्वारा लाई गई ताजे जल की मात्रा एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की मात्रा, पवन और महासागरीय धारा। ध्यान रखिएगा।
सामान्यतः आर्कटिक और ज्वारनद मुख में लवणता 0 से 35 पीपीटी के बीच पाई जाती है, जबकि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है लवणता अधिक पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सारगैसो सागर। पीपीटी का मतलब क्या होगा? अभी मैंने जस्ट बताया कि जो आपका गणना किया जाता है वह नमक और आपका जल के अनुपात में किया जाता है, तो वही 1000 भाग को यहाँ पर देखिए पीपीटी कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, भाग को ही क्या कहा जा रहा है? पीपीटी कहा जा रहा है कि कितना भाग में आप निकाल रहे हैं। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, कि कितना भाग है, वही मैंने कहा ना, भाग को ही पीपीटी बोलते हैं, यानी पार्ट्स पर थाउजेंड, कि 1000 पे आप कितना पार्ट करके बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः आर्कटिक और ज्वारनद मुख में लवणता 0 से 35 पीपीटी के बीच पाई जाती है। अगला, जबकि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होता है लवणता अधिक पाई जाती है। अगला है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जल धाराओं के मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्रों को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा तथा कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित है। भारत में कितना खारे पानी की झील है? 6 गो खारे पानी की झील है। कितना खारे पानी की झील है? 6। चिल्का, पेंगोंग, पचपदरा, पुलिकट, लोनार और सामर। तो ये याद रखना पड़ेगा। खारे पानी की झील कितना है भारत में? 6 गो है। चिल्का झील आप लोग सबसे ज़्यादा सुने भी होंगे, लेकिन टोटल मिला के कितना है? 6 गो है। सामर झील कहाँ पे? आपका राजस्थान में है। ठीक है। पृथ्वी पर अगला क्वेश्चन आपका आ गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? तो 71% महासागर में पाया जाता है। कितना परसेंट? 71%। वाष्पीकरण के द्वारा महासागरों से एवं अन्य स्थानों से कितना प्रतिशत जल वायुमंडल में चला जाता है? 59%। बहुत अच्छा। उस तत्व की पहचान करें। हाँ सर, 59% ही होगा। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। संघनन, वर्षण, वाष्पीकरण या जल योजन। तो जल योजन जलीय चक्र का भाग नहीं होता। अगला है आपका, समुद्र तल से कितना नीचे महासागरीय स्थल का प्रमुख भाग पाया जाता है? 3 से 6 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से आगे। ये आपका 3 से 6 किलोमीटर होगा। 3 से 6 किलोमीटर के बीच समुद्र तल से नीचे जो है आपका महासागरीय स्थल का प्रमुख भाग पाया जाता है। अगला है 5वां नंबर, भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों भू आकृतियों को प्रदर्शित करने वाले महासागरों के जल के नीचे की भूमि क्या कहलाती है? तो इसके नीचे की भूमि क्या कहलाती है? महासागरीय अधस्थल कहलाती है। क्या कहलाती है? महासागरीय अधस्थल। ध्यान रखिएगा। महासागरीय अधस्थल में पाए जाने वाले लक्षण किन क्रियाओं द्वारा बनते हैं? ये अभी जस्ट पढ़ा है। विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, निक्षेपण या इनमें से सभी? विवर्तनिकी महासागर में बन रहा है यार, तो ज्वालामुखी तो आग उगलता है ना। महाद्वीप का विस्तृत सीमांत जो अपेक्षाकृत उथले समुद्री तथा खाड़ियों से घिरे भाग को क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान या फिर आपका महासागरीय गंभीर? नहीं, महाद्वीपीय शेल्फ। 1 मिनट मेरा, ठीक है, ये मेरा गलती हो गया था, ये विवर्तनिकी नहीं है दिया हुआ, इसका इनमें से सभी है आपका। ये जो है इसका आंसर आपका इनमें से सभी होगा। तीनों प्रक्रिया विवर्तनिकी के द्वारा भी बनता है, निक्षेपण के द्वारा भी बनता है, ज्वालामुखी के द्वारा भी बनता है। महासागर की अगर हम बात करें तो महासागर आपका जो रहता है उसमें जितना भी होता है, कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, ज्वालामुखी भी निकल सकता है, निक्षेपण भी हो सकता है, विवर्तनिकी भी हो सकता है। तो तीनों हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया था आपको कि अधिकतर आप लोग का आंसर में जिसमें इनमें से सभी दिया हुआ रहता है वही होता है, दूसरा होने का चांस बड़ा कम है। तो एग्जाम में भी आप लोग ये तरीका थोड़ा अपना सकते हैं, सही हो जाएगा। अगला है आपका, महाद्वीपीय शेल की ढाल प्रवणता क्या है?
तो महाद्वीपीय सेल की ढाल प्रवणता अगर हम बात करें 2 से 5 डिग्री है, 6 से 10 डिग्री है, 3 से 4 डिग्री है, या 1 डिग्री या उससे भी कम है। तो इसकी अगर बात करें तो 1 डिग्री या उससे भी कम है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका महासागरीय अधस्थल की अत्यंत तीव्र ढाल पर महाद्वीपीय शेल्फ समाप्त होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो है शेल्फ अवकाश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेल्फ अवकाश। अगला है आपका महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 से 3000। तो 200 से 3000 मीटर, वेरी गुड, 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती? तो महासागरीय गंभीर जो है आपका, वहाँ पर जो है आपका लघु उच्चावच आकृति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक बहुत आपका टेढ़ा है। लेकिन हाँ, ये वाला किताब का एक और जो किताब है वो ईजी है आपका, वो इतना हार्ड नहीं है। सब में कितना कितना कटा सर चैप्टर, लेकिन ज्योग्राफी में कटा। किन महासागरीय क्षेत्र में महाद्वीपीय शेल्फ अत्यंत संकीर्ण होते हैं? चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट पर, आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ, या प्रशांत महासागरीय शेल्फ, या इनमें से कोई नहीं? तो महाद्वीपीय शेल्फ अत्यंत संकीर्ण, अत्यंत छोटा कहाँ हो जाता है? तो चिली के तट और सुमात्रा के पश्चिमी तट के बीच में। चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट के पास क्या हो जाता है? महाद्वीपीय शेल्फ अत्यंत संकीर्ण होता है, मतलब छोटा हो जाता है। एस की आकृति वाले महासागर का नाम बताइए। एस की आकृति वाला महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को एस आकृति का महासागर बोलते हैं क्योंकि उसका आकृति किसके समान है? अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है। उच्चतम लवणता वाले वॉन झील किस देश में स्थित है? उच्चतम लवणता वाले वॉन झील आपका किस देश में स्थित है? भारत में, अमेरिका में, तुर्की में, ईरान में? तुर्की में। वॉन झील आपका तुर्की में है। वॉन झील कहाँ पे है? तुर्की में है। सामर झील बोलता है तो भारत में। कैनियन गंभीर खड्ड महासागरीय अधस्थल के किस भाग में पाया जाता है? तो यह अधस्थल के महाद्वीपीय ढाल में पाया जाता है। कैनियन की अगर बात करें, कैनियन मतलब क्या होता है? गंभीर खड्ड, मतलब एकदम खड्डा टाइप का। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो महाद्वीपीय ढाल में पाया जाता है। महासागरीय बेसिनों की मध्य ढाल वाले क्षेत्र जो विश्व के सबसे चिकने और सपाट भाग कौन से? सबसे चिकने और सपाट भाग, ये शायद मैंने अभी बताया था आप लोग को कि जो आपका सपाट भाग है वो क्या बताता है? मैदान को बताता है। सपाट भाग मैदान को बताता है। हाँ सर, ठीक तो है, हम कहाँ कुछ बोले सर। ठीक है। गंभीर सागरीय मैदान की गहराई कितनी है? सागरीय मैदान की गहराई ये भी मैंने बताया था अभी, 200 से 3000, या 3000 से 6000, या 6000 से अधिक? 200 से 3000। नहीं, आपका 3000 से 6000। 200 से 3000 तो दूसरा था, तो गंभीर वाला है। गंभीर वाला 3000 से 6000। चलिए आगे देखते हैं। महासागरों के सबसे गहरे भाग जो अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन क्या कहलाते हैं? तो ये संकीर्ण बेसिन आपका क्या कहलाते हैं? तो आपका महासागरीय गर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महासागरीय गर्त कहलाते हैं। गुड मॉर्निंग। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। 10 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, या 1000 ग्राम? अभी हम जस्ट बताए थे। प्रति समुद्री जल में कितना ग्राम में उसको व्यक्त करते हैं? कितना? अभी हम क्या बताए थे? पीपीटी बताए थे। हाँ सर। पीपीटी मतलब क्या बताए थे? भाग, कितना भाग? भाग। और टी मतलब क्या था? 1000। 1000। तो 1000 मतलब कितना जीरो? 1000 में 3। 1000 में 3 जीरो। 300। क्या टैलेंटेड बच्ची मेरे पास है, बताइए। नहीं सर, थोड़ा सा मतलब कि चैप्टर तुम तो सब देख रहा था। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? सबसे छोटा महासागर जो है आपका हिंद महासागर। सबसे छोटा कौन है? हिंद महासागर। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा। गलत। सबसे छोटा महासागर जो है आपका वह आर्कटिक महासागर होगा, ना कि हिंद महासागर होगा। मुझे ध्यान में नहीं था। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर होगा। यहाँ पर चूंकि मैंने आंसर देख लिया था, बट ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा में आपका आ जाता है प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को कौन जोड़ता है?
महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ने का काम कौन करता है? महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय कटक या इनमें से कोई नहीं? महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल क्या करता है? बेसिन और शेल्फ को जोड़ने का काम करता है। अगला है आपका महासागरीय जल की वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है क्या कहलाया जाता है? जहां तापमान में क्या होता है? तीव्र गिरावट आती है, यानी तापमान कम हो जाता है। हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, तो थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मोक्लाइन की वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आ जाती है उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सतही जल का तापमान लगभग 0 डिग्री की सेल्सियस के निकट होता है। कितना के निकट? 0 डिग्री की सेल्सियस के निकट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महासागरीय सतही जल का तापमान कितना होता है? तो महासागरीय सतही जल का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। ये पहले भी हम लोग पढ़े भी थे कि सतह जल का तापमान 20 से 25। महासागरीय की सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है? 0 डिग्री से के सेल्सियस के निकट, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, या 27 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं? बस वही होगा, 20 से 25। इसमें भी आंसर आपका गलत है, के सी नंबर कर दिया है, जबकि वही है, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है आपका, तो 20 से 25 हो जाएगा। अच्छा, औसत निकाल रहा है, हाँ, तो भी औसत में भी तो वही लेंगे ना। बी नंबर ज़्यादा करेक्ट है, सी नंबर नहीं है। कुछ आंसर जो है इन सब के क्वेश्चन बैंक में भी गलत दिया हुआ रहता है, तो क्लास देखिए, ज़्यादा अच्छा है। महासागरीय जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः प्रति डिग्री अक्षांश में से कितना डिग्री सेल्सियस घट जाता है? 0.5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है। मतलब आधा डिग्री सेल्सियस क्या होता है? घट जाता है। महासागरीय जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान कम होने लगता है। महासागरीय जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है? कम होने लगता है। प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 पीपीटी से कम होकर 31 पीपीटी होने का क्या कारण है? 35 से कम होकर के अब 31 पीपीटी क्यों हो गया? पर 1000 पे 35 भाग, या पर 1000 से पे अब 31 क्यों हो गया है? आर्कटिक क्षेत्र का पिघला जल पहुंचने के कारण, बर्फ का जल मीठा होने के कारण, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोनों हो जाएगा, बर्फ का जल मीठा होने का। अगला है आपका 29वां नंबर क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर की उच्चतम लवणता कितने डिग्री के बीच पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर की उच्चतम लवणता की बात करें तो यह 20 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। 20 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। अगला है आपका उच्च स्थान अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में अधिक लवणता क्यों पाया जाता है? क्या कारण है? तो उत्तरी सागर में क्या होता है आपका? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा अधिक लवणीय जल लाया जाता है, जिसके कारण इसमें लवणता अधिक पाया जाता है। एक बात आप और देख सकते हैं, जिसका आंसर का लाइन लंबा है वो भी आपका सही हो रहा है। भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने के कारण क्या है? तो भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का कारण है वहाँ पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बहुत उच्च होती है। वहाँ वाष्पीकरण की दर क्या है? बहुत उच्च है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है ना, हिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता क्यों अधिक पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता अधिक क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण उच्च है और ताजे जल की प्राप्ति कम होती है। इसी कारण क्या होता है? वहाँ पर लवणता अधिक है। 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्थलीय भाग की ओर से महासागरीय उच्चावच में मिलने वाले स्वरूप को क्रमबद्ध करने का काम करें कि क्रमबद्ध कैसे करेंगे? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। पहले आपका क्या होता है? महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद आता है महाद्वीपीय ढाल, और उसके बाद आ जाएगा आपका गहरे समुद्री मैदान, फिर आएगा महासागरीय गर्त। यही है इसका सही क्रम, ठीक है। स्थल से महासागर जाने का पहले क्या मिलता है हमको? महाद्वीपीय मगन तट हुआ, तट से कहाँ गए हम? गर्त की ओर गए, सॉरी, तट से हम ढाल की ओर गए। तट से कहाँ गए? ढाल की ओर। उसका ढाल से कहाँ गए हम? मैदान की ओर। मैदान से फिर कहाँ गए हम? गर्त की ओर, ठीक है। भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील सब कोई जानते हैं, बता दीजिए। चिल्का झील, शामल झील, पुलिकट झील?
तो भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील जो है आपका सामर झील है। पहला नंबर पे सामर झील आता है, दूसरा नंबर पे कौन आता है, चिल्का झील आता है, ध्यान रखिएगा। सामर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। अधिकतम लवणता के आधार पर चिल्का झील भारत में किस स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पे है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा, पहले सामर तब चिल्का। बाल्टिक सागर की लवणता कम हो जाती है, बाल्टिक सागर की लवणता कम होती है, क्यों भाई, तो बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश कर जाता है, इसीलिए कारण से वहां की लवणता कम हो जाती है, ठीक है। महासागरीय उच्चावच को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो महासागरीय उच्चावच को उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा, उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा। महासागरीय तल का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो गहरे सागरीय मैदान में। नॉर्मल सा बात है, विस्तृत क्षेत्र कहाँ मिलेगा, मैदान में मिलेगा, तो गहरे सागरीय मैदान। महासागरीय अधस्थल में समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोबात कहलाती है। समान बिंदुओं को जोड़ने वाली, समान गहराई के बिंदु को जो जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबात। 40वां नंबर क्वेश्चन है आपका, महासागरीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित सारगेसो शांत क्षेत्र किस महासागर में है, तो सारगेसो जो है आपका उत्तर में है। सारगेसो कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर। औसत चौड़ाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर में स्थित एम्पेरर कैसी लघु आकृति का उदाहरण है, तो एम्पेरर जो है आपका ये समुद्री टीला को दिखाता है। एम्पेरर किसको दिखाता है, समुद्री टीला को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, इनमें से कौन महासागरीय उच्चावच की लघु आकृति नहीं है, तो पहले भाई लघु आकृति है कौन कौन, तो लघु आकृति की अगर हम बात करें तो मध्य महासागरीय कटक लघु आकृति का होता है, टीला भी लघु आकृति का है, जलमग्न कैनियन भी लघु आकृति का है। तो भाई दीर्घ कौन सा है, महासागरीय गर्त है, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। गर्त जो होता है काफी बड़ा होता है, अभी जैसे मैंने कहा ना, मेरियाना गर्त सबसे बड़ा गर्त है। विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन हडसन कैनियन है, अभी बताए भी थे हम। सबसे जाना माना कैनियन कौन सा है, हडसन कैनियन। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है, सबसे ज़्यादा किस महासागर में महासागरीय गर्त बने हुए हैं, तो प्रशांत महासागर में बने हुए हैं। गर्त मतलब क्या हुआ, गड्ढा एक टाइप का समझ लीजिए। महासागरों में तापमान कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से, ज्वालामुखी, बिल्कुल। तापमान जो होता है आपको सूर्य से प्राप्त होता है। तापमान का प्रतिलोमन किस महासागर में मिलता है, प्रतिलोमन, तो ये आर्कटिक में मिलता है, वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होता है। इनमें से किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक लवणता की अगर हम बात करें तो आपका लाल सागर में लवणता अधिक है। लाल सागर में क्या है, लवणता अधिक है। लेकिन अगर हम बोले ना तो मृत सागर होना चाहिए था, यहाँ लाल सागर दे दिया, मृत सागर होना चाहिए, नहीं दिया हुआ, या गलती भी थोड़ा मोड़ा देता है, ये पहले भी हम बोल चुके हैं। मृत सागर में आपका क्या होता है, इतना ज़्यादा रहता है कि आप तैर सकते हैं, ठीक है। इसको डेड सी का भी नाम दिया गया। इनमें से कौन सा कारक लवणता को प्रभावित नहीं करता, तो कौन सा कारक लवणता को प्रभावित नहीं करता है, तो ज्वारभाटा लवणता को प्रभावित नहीं करता। सागरीय जल की औसत लवणता कितना पीपीटी, अभी हम जस्ट पढ़े भी थे, बता दीजिए आप ही लोग, 40 पीपीटी, 45 या 35 या 30, 35 पीपीटी है, माने 1000 पे 35 ग्राम है। लाल सागर में अधिक लवणता का कारण क्या है, चारों तरफ स्थल से घिरा होना, 0 डिग्री अक्षांश के निकट होना, इनमें से दोनों या कोई नहीं, तो चारों तरफ स्थल से घिरा होना। चारों तरफ क्या होता है, स्थल से घिरा होना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच।